डकी महीने के शायद 3 से 4 करोड़ रुपया सीधा करता होगा अपने वीलॉग से ही। तो ये कोई ऐसे भी उसको अरबों रुपए नहीं मिल गए कि जनाब पता नहीं उसने क्या कर दिया। बाकी पीएसएल की टीम्स बैटिंग एप्स प्रमोट करती हैं। वसीम अकरम बकायदा बी लव टोकन के मालिक के साथ घूमता फिरता है हर चीज। तो इन लोगों को क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि डकी वगैरह सॉफ्ट टारगेट, कॉर्टेक्स, दीज आर इलीगल एप्लीकेशंस। इन पर क्रैकडाउन 100% होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। वसीम अकरम ने किया, उसको भी तुनो। सिस्ट्रोलिन जी के, उनको भी तुनो। जन्नत मिर्जा जिसके वालिद पुलिस में, उसको भी तुनो, उसने भी बेचा है। गवर्नर सिंध का बेटा इनके साथ वीडियोज में घूमता फिरता था, खाने इकट्ठे खाते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का बेटा रजब भट्ट का बेस्ट फ्रेंड बना फिर रहा था। सबको तुने ना सर, अकेले नु क्यों मार रहे हैं? इस वक्त बील ऑफ टोकन पीएसएल का स्पॉन्सर है। बील ऑफ टोकन एक फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। जिन्होंने बील ऑफ टोकन बेचा था, उसमें लोगों ने अरबों रुपया लूज किया। ठीक है, दुबई में बंदा बेस्ड है, उमर खान उसका नाम है, वसीम अकरम के साथ आजकल फिर रहा होता है। पीएसएल कहते का ओहो ये तो कंपनी फ्रॉडुलेंट थी, हमें पता नहीं था, हम अगले साल से पैसे नहीं लेंगे। वो 5 अरब कौन वापस करेगा? पुपी का जाग पुत्र। तो मैंने तो वीडियो में भी अपनी कहा था कि जनाब मोहसिन नकवी को भी अरेस्ट करें। उनके जब वो पीसीबी चेयरमैन में सब कुछ हो रहा है ना। ठीक है, सारे बंदों को उठाएं तो फिर हम कहेंगे बिल्कुल डकी को भी तुमने। के अंदर जो भी इंडस्ट्री चलती है उसके पीछे ब्लैक मनी मूवमेंट होती है। जो आपके ताकतवर लोग होते हैं, चाहे जिस दिन लोगों ने डिसाइड किया कि ये अब हमने नहीं चलाना, पिछले 3 साढ़े 3 साल पहले रियल एस्टेट बंद हो गई। एक्चुअली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सोसाइटियों की पाकिस्तान में। अब उनकी नज़र है क्रिप्टो की तरफ, इसलिए क्रिप्टो काउंसिल बना है। उसमें बिलाल साकिब में मोमिन साकिब के भाई है, वो सारी ये बात कर रहे हैं। बाइनेंस का सीईओ, जो बाय द वे कन्विक्टेड क्रिमिनल है अमेरिका में, इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो पाकिस्तान आता है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि देखो कितना बड़ा आदमी यहाँ पे आ गया। और सब चोर है, चोर तो सब बुला के गया, बहुत बड़ा आदमी आ गया। तो अब मार्केट का फोकस कुछ और है, और आपका ब्लैक मनी उस तरफ मूव करेगा, और फिर वो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी और लोग उसमें पैसे कमाएंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब, इयोन पॉडकास्ट से। असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भाईजान सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा कल ना आने का। ठीक है, मैं पब्लिकली चाहूंगा माजरत करना। दूसरा जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। असद साहब, डकी भाई एक टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं। आपने उनके ऊपर काफी वीडियोस की हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। हम्म। स्टेट की तरफ से ये हम्म। कहा जा रहा है कि जी ये कोई गैमलिंग एप्स थी, उनकी प्रमोशन कर रहे थे। मैटर क्या जी। है और इन डेप्थ ये चीजें क्या चल रही हैं? सो कुछ होती हैं बेटिंग एप्स लाइक वन एक्स बेट, जो डायरेक्टली आपसे जुआ खिलवाती हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अपने आप को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे प्रमोट करते हैं, जो एक जायज़ हलाल परफेक्टली लीगल चीज़ है, पाकिस्तान में होती है पीएमएक्स के अंडर। तो उस लबादा पहन के ये आपको बाइनरी ट्रेडिंग कराते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल तो समझेंगे। ट्रेडिंग की जो मार्केट होती है फॉरेक्स की, मंडे टू फ्राइडे खुली होती है। वो एक्चुअल ग्लोबल मार्केट होती है, आप पोजीशंस खरीदते हैं। मार्केट में चीज़ की कमी ज़्यादा होने से रेट ऊपर नीचे जाता है। पर्टिकुलरली बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर 7 दिन की एक फर्जी मार्केट होती है, जो वो कंपनी आपको दिखाती है। लेट्स से बाइनमो या कॉर्टेक्स है, तो वो जाली ग्राफ्स दिखाते हैं, उस पर जाली अप डाउन दिखाते हैं कैंडल की, और उसके ऊपर आप जुआ खेल रहे होते हो कि कौन सी चीज़ ऊपर जाए कौन सी नीचे, और ये एक्चुअल कंट्रोल नहीं होता कहीं से भी। तो उन्होंने इसकी प्रमोशन की थी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एप्लीकेशंस अभी से नहीं, पिछले 10 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। चाहे वो ऑक्टा एफएक्स हो, जिसको जुनेद अकरम ने प्रमोट किया था, चाहे वो बाइनम हो, जिसको डकी, रजब, सिस्ट्रोलॉजी, ये सारे प्रमोट कर रहे हैं। तो हम हमेशा प्रमोटर को पकड़ते हैं। जो लोग वो एप्लीकेशन चला रहे हैं उन्हें कुछ नहीं करते। फिर वो एप्लीकेशन का नाम बदल के फिर दोबारा शुरू होते हैं, और नए सीरीज ऑफ प्रमोटर्स के मार्केट में आ जाते हैं। फिर बहुत सारे प्रमोटर्स हैं यहाँ से अरबों रुपया कमा के दुबई बैठे हैं, अनस अली की तरह। तो ये सिलसिला जड़ से उखाड़ने के लिए डकी को इबरत के निशान बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म्स पे क्रैकडाउन करने की जरूरत है। इसके इंटरनेशनल फोरम्स अवेलेबल हैं। पूरे यूरोप ने बाइनरी ट्रेडिंग बैन की हुई है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। लाइक मैं अगर वकार अहमद से कहूँ कि भाई आपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे खरीदना, कहते जी पता नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, लेकिन उसकी नॉलेज और एक्सेस जीरो है लोगों को। आप लोगों से ये पूछे प्लॉट कैसे खरीदते हैं, उनको वो नहीं पता होता है। तो ओवरऑल मुआशरे की कम इल्मी में ये फ्रॉड कंपनियां आती हैं, इन्फ्लुएंसर उठाती हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता, और फिर उनसे तबाही मचवाती हैं। तो ये टोटल क्रक्स है। बाकी डकी तो सिर्फ एक पॉन है। मैं मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू देख रहा था एफआईए के डिपार्टमेंट के लाहौर वाले हेड के साथ, तो वो कहते जी इनके इंडिया भी कनेक्शन है। ये सब फर्जी बातें हैं मेरे भाई। कुल मिला के मेरा ख्याल है शायद $2 लाख कमाए होंगे डकी ने 8-9 करोड़ पे। जिस लेवल का उसका वील है व्यूज के मामले में, तो ये कोई पैसे ही नहीं बनते। मतलब डकी महीने के शायद 3 से 4 करोड़ रुपया सीधा करता होगा अपने वीलॉग से ही। तो ये कोई ऐसे भी उसको अरबों रुपए नहीं मिल गए कि जनाब पता नहीं उसने क्या कर दिया। बाकी
पीएसएल की टीम्स बेटिंग एप्स प्रमोट करती हैं। वसीम अकरम बकायदा बी लव टोकन के मालिक के साथ घूमता फिरता है हर चीज। तो इन लोगों को क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि डकी वगैरह सॉफ्ट टारगेट है। असल प्रॉब्लम क्या है? और उस बंदे ने इंटरव्यू में भी कही थी कि डकी का जो कंटेंट है वो बड़ी उम्र के लोगों को बेहुदा लगता है, कि ये फैमिली वी लॉगिंग प्रमोट कर रहे हैं। फैमिली वी लॉगिंग पाकिस्तान में इलीगल नहीं है। मैं और आप इसको अच्छा ना समझें वो सेपरेट बात है, लेकिन कोई कानून पाकिस्तान में इसको इलीगल नहीं समझता। और अगर फैमिली वी लॉगिंग बेहुदा है, उससे कई गुना ज्यादा बेहुदा हमारे टीवी के ड्रामे हैं। तो मैंने नहीं देखा कि हमारे टीवी एक्ट्रेस को ने उठा लिया है। जब आप बिलबोर्ड देख लें लाहौर शहर में, आप कहेंगे इससे बेहुदा कोई चीज नहीं है। तो बेहूदगी की बुनियाद पे आप लोगों को अरेस्ट नहीं करते। हाँ, दे हैव कमिटेड अ क्राइम, पैसे रिकवर होने चाहिए, जो मुतलका सजा है उनको मिलनी चाहिए। पर ये कोई नेशनल क्राइसिस नहीं था। अगर नेशनल क्राइसिस था तो वो बाइनमो था, कॉटेक्स था, ये एप्लीकेशंस थी, प्ले स्टोर पर इनका एग्जिस्ट करना था। लैक ऑफ एजुकेशन नेशनल क्राइसिस है। ये नहीं है कि जी डकी क्या कर रहा है। तो ये जो एक हमारी नफरत है एक चीज से जो हमें समझ नहीं आती, या जो कानून में इजाजत लेंगे उसको हम मॉरली ठीक नहीं समझते, उसको आप बहाना बना के बंदे नहीं तोड़ सकते। और प्लस ये कह देना कि इनके इंडिया के साथ लिंक्स हैं, यार ये बच्चे इतने स्टूपिड हैं, इतने डम होते हैं, आपके ख्याल से ये इस चीज कर सकते हैं? नहीं। बाकी बाइनमो इन इट सेल्फ, कॉर्टेक्स, दीज आर इलीगल एप्लीकेशंस, इन पर क्रैकडाउन 100% होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। वसीम अकरम ने किया, उसको भी तुनो। सिस्टरोलिन जी किया, उनको भी तुनो। जन्नत मिर्जा जिसके वालिद पुलिस में, उसको भी तुनो, उसने भी बेचा है। एक बंदे को नहीं उठा सकते। कानून सबके लिए बराबर होना पर चाहिए। वो कह रहे हैं सर, हम उठाएंगे, ये तो शुरुआत है, और हम बड़ा बड़े गुस्से में हैं, और हम स्टेट का नुकसान नहीं होने देंगे, और ये सारे रगड़े में जाएंगे। बिल्कुल सर, सबको उठाएं, सबकी रिकवरियां कराएं। और ये बताएं कि कौन से सरकारी अफसरान थे जो इन लोगों के साथ वीडियोज में आते थे। गवर्नर सिंध का बेटा इनके साथ वीडियोज में घूमता फिरता था, खाने इकट्ठे खाते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का बेटा रजब भट्ट का बेस्ट फ्रेंड बना फिर रहा था। सबको तूने ना सर, अकेले नु क्यों मार रहे हैं? मैं आपको एक बात सिंपल करता हूँ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। डिफरेंट नहीं चाहिए। वकार के लिए भी वही कानून है, असद के लिए भी वही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए भी वही कानून है। कोई बंदा गलत काम करे, आप उससे खिलाफ मुकदमा चलाएं। और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि एफआईए उसको अरेस्ट क्यों कर रही है। क्या वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा था? बकौल उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जी वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू डकी के लॉयर्स वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार भी था। कोई नोटिस नहीं आया हुआ था। मैं वो बंदा रोज वीलॉग लगाता है लाहौर शहर में, पूरे लाहौर को उसका एड्रेस पता है कहाँ है। हमारे एफआईए को नहीं पता उसको कहाँ से उठाना है। एग्जैक्टली ये exactly, बात ये अक्ल सर में नहीं पॉइंट है आती। ना। आप क्यों क्यों एक बंदे को इस तरह अरेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, वो इलीगल काम कर रहा था, आपने कहा कि वो जितने पैसे इन एप्स की प्रमोशन से ले रहा था, इससे कहीं ज्यादा वो अपने व्यू से कमा सकता था। आपने उसे इस तरीके से मशकूक अंदाज में क्यों गिरफ्तार किया, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जैसे वो मुल्क छोड़कर भाग रहा है? और वैसे भी तो सर आप वो गिरफ्तार कर बंदा सकते थे ना। मलेशिया जा रहा था कुछ दिनों के दौरे पे, मलेशियन गवर्नमेंट के इनविटेशन पे। मलेशिया गवर्नमेंट ने डकी को बुलाया था एक प्रमोशन के लिए वहां पे, यानी कि आके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जाना था मलेशिया गवर्नमेंट के सामने। उसने वापस आना ही आना था। बड़ी सिंपल सी बात है सर, सरकार बड़ी हेडलाइन ढूंढती है, हमने पकड़ लिया डकी को और वो इलीगल काम ने तुम दिया। आपको याद है जब रजब भट्ट के मुकदमे बने थे, उन्होंने कहा था हम छोड़ेंगे नहीं तो उनके रख देंगे। ना शेयर का मुकदमा चल सका, ना लीगल वेपन का चल सका। जब तक उस बंदे ने ब्lasphemy वाली स्टूपिड चीज नहीं की थी, तब तक वो खुलेआम फिर रहे थे। इस वक्त दो एफआईए के मुकदमे हैं उसके ऊपर रजब भट्ट के, एक ब्lasphemy का है और एक है इसी का, बाइनमो का। तो रजब भट्ट कहाँ पे है सर? पकड़े ना। रजब भट्ट को मुल्क से बाहर किसने जाने दिया? तो ये सारे सवाल आते हैं। बाकी ना मैं जिंदगी में डकी से मिला हूं, ना मैं रजब भट्ट से मिला हूं, ना मैं अनस अली से मिला हूं, ना मुझे इन लोगों से मिलने का शौक है। मैं जाती तौर पे इनका कंटेंट कंज्यूम करूं या ना करूं बेमायनी है। काम इलीगल है, क्रैकडाउन करें, विद इन द रूल ऑफ लॉ करें। लेकिन आपको मेरे से बेहतर पता है पाकिस्तान में कितनी रूल ऑफ लॉ है। सर, हम डिजिटल मीडिया की और फैमिली इन्फ्लुएंसर्स की और इन लोगों की बात कर रहे हैं। टिकटॉक का एक बुखार है जो इस पूरी कौम को चढ़ा हुआ है, और मैं देख रहा था कुछ वीडियोस मेरे सामने आई उजमा बुखारी साहबा की, पंजाब की मिनिस्टर हैं। जापान में उनके टिकटॉक टिकटॉक चल रहे हैं, और ऊपर गाने लगे हुए हैं, पता नहीं चांद निकला, पता नहीं क्या स्लो कुछ, मोशन एडिट्स चल रहे हैं, स्लो हाँ। मोशन एडिट्स। क्यों बुखार है ये हम जनरेशन जी से वो ज्यादा मुतासर है। चले ठीक है, आप अपनी एक सेल्फ प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। मगर इसके इसी तनाजुर में फिर एक टिकटॉक लाइव आती है, कहा जाता है जी टिकटॉक लाइव बड़ा पैसा देती है। फिर वो यही जो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनका एक दोस्त है रजब भट्ट का, डोगर, मान डोगर। वो कहते हैं जी मैं दो हाँ। करोड़ रुपया कमा लेता हूँ मंथली अगर मैं बैठूं, या इससे भी कुछ ज्यादा वो बता रहे हैं। टिकटॉक पे बहुत मिलता है। वहां पे गिफ्ट जो होता है, जो हम्म। मुझे इनिशियल पता चला है, वो लाखों रुपए का एक शेयर होता है, और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। ये कौन लोग हैं जो आपको हम्म। इतने लाखों के गिफ्ट दे देते हैं, और क्यों दे देते हैं?
जो टिकटॉक लाइव एप्लीकेशन है, ये बेसिकली आप कुछ घंटों स्ट्रीम पे बैठते हैं, लोगों से बैटल करते हैं, लड़ाई गालम गलोच इस तरह की चीज़ें। फिर जो हारता है, जिसको कम पैसे पड़ते हैं, उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों के लिए बन गया है। इस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए लोग पैसे देते हैं। जैसा कोई स्टेज ड्रामा देखने जाता है, कोई प्ले देखने जाता है, कोई सिनेमा में टिकट देने जाता है। जो इस पे गिफ्ट्स होते हैं वो कोई भी बंदा खरीद के एप्लीकेशन में भर के थ्रू वीपीएन उनको दे सकता है। ये तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। टिकटॉक लाइव टेक्निकली एज अ फीचर पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप इसको एक्सेस करना है तो आपने वीपीएन लगाए करना होता है, बिकॉज पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल। उसी तरह अब जब ये काम बढ़ जाता है, जब ये बात करोड़ों रुपए पे आती है, तो बहुत सारे लोग इसको तरीका देखते हैं पैसा मनी लॉन्ड्र करने के लिए कि जनाब ठीक है, हमने मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड चोरी किए हैं, उनके थ्रू हमने बाइंग की, वो बाइंग करके हमने टिकटॉक लाइव पे गिफ्ट दिया, इन्फ्लुएंसर के साथ पैसे तय कर लिए, इतना तुम्हारा इतना हमारा, और करप्शन कर ली। लेकिन दर हकीकत अगर एक चीज कानून के मुताबिक इलीगल है तो वो क्यों ऑपरेट की जा रही है, करने दी जा रही है? और ये कुछ पिछले महीने में नहीं हुआ, ये कई सालों से चल रहा है। पहले बीगो लाइव होता था, जब उसके मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात बढ़े तो वो एप्लीकेशन दुनिया ने बैन की, दुनिया ने उसको प्ले स्टोर से बैन किया। अब आपको वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है तो एप्पल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, आपको वैसे जाके उठानी पड़ती है कहीं से। तो उसी तरह टिकटॉक के अंदर जो लाइव फीचर है, जो हमें शुरू से पता है, जो पता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, दुनिया में उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। हमारी सरकार सोई होती है जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से गुजरता है, तब वो कहते हैं जनाब हम कुछ करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी आप क्या करेंगे? जितने मेजर इन्फ्लुएंसर सारे दुबई बैठे हैं, मतलब मलिक रियाज साहब भी दुबई बैठे हुए हैं, मिस्टर पतलू भी दुबई बैठे हुए हैं, दोनों ने पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूटा हुआ है। उनको वापस लाने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। उसी इंटरव्यू में जो मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में एफआईआर वाला बंदा था, उसने कहा था कि हम पिछले 1.5 साल से आदिल राजा को परसू कर रहे हैं कि इंटरपोल के थ्रू उसको वापस ले जाए, उसमें कुछ नहीं हो सका। तो ये जो पैसे लेके बाहर बैठे हुए हैं, इनका क्या हो? कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है अवाम उन्नास की। उनको बताया जाए कि पैसे कहाँ खर्च करने, किस तरह खर्च करने हैं, किधर इन्वेस्ट करना है, किधर नहीं करना। कौन एजुकेशन देगा असद साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? एजुकेशन कौन देगा? जो टीचर्स जिन्होंने एजुकेशन देनी है वो टिकटॉक बना रहे हैं खुद। सर मुझे ज़ाती तौर पे ना जो कंटेंट टाइप है उससे कभी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि हमारे रियासत के अंदर मुजरे भी होते हैं, हमारे स्टेज ड्रामों में होते हैं। तो अगर आपने इसकी इजाज़त दी हुई है, तो अगर एक बच्ची वॉइस ओवर बना रही है तो क्या मतलब कौन सा पहाड़ आपने पट लेना है उसको रोक के? जो आपकी सरकार है उसका काम होता है अवाम को ट्रेन करना, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी चीज़ की। अगर आप मोबिलिंक का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कनेक्शन, उसकी सर्विस नहीं ठीक, तो आप कंपनी चेंज कर लेते हैं। कोई आप अपने दिल पे तो ये बात नहीं लेते ना, परेशान नहीं होते। हम सरकारों से ऐसी मोहब्बत करना शुरू करते हैं, लीडरों से, कि हमारे दिमाग पागल हो जाते हैं। और भाई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर एक बंदा तुम्हें ठीक सड़क नहीं दे पा रहा, वोटर के चेंज कर दो। अगर कोई ठीक सड़क दे रहा है उसको रख लो। तो बेसिकली हमारी सरकार अपना काम छोड़ के दुनिया का हर काम कर रही है। मैं आप एक पॉलिटिकल लीडर के आगे पीछे देखा करें कैमरामैन कितने होते हैं। आप एक पुलिस वाला जो ओपन कचहरी लगा रहा है उसकी देखें आगे पीछे कैमरामैन कितने, तू इस एंगल से वीडियो खींच, तू इस एंगल से वीडियो खींच, तू इस एंगल से वीडियो खींच, फिर इसकी हम कंपाइलेशन बना के लगाएंगे। तो जब आपका दिमाग कंटेंट क्रिएशन पे लगा होगा तो आवाम की आप क्या खिदमत करेंगे? सर, ठीक है, तो ये पंजाब एक। हुकूमत के हमने तस्वीरें बड़ी देखी हैं। मैं चाह रहा था इससे ज्यादा पॉलिटिकल ना करें, मगर पंजाब हुकूमत की हम हर जगह तस्वीरें देखते हैं, आप भी देखते होंगे, हर जगह पे लगी हुई हैं। ठीक है, अगर तस्वीरें दिखा रहे हैं साथ कोई, मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपए की चीज दिखा रहे हैं तो 75 रुपए की भी दिखा रहे हैं या 50 की, तो हम कहेंगे कुछ कर ठीक, रहे हैं। इतना हम मगर बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, हम इतना बर्दाश्त कर लेंगे। जो पंजाब वजीर तालीम पंजाब हैं, राना सिकंदर हयात, अभी मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी। वो उनके टीवी शोज और उनकी बातचीत सुने तो पता चलता है कि तालीम के शुबे में बड़ा इनकलाब आ गया है। उन्होंने पता नहीं एक फिगर्स रखे हुए हैं कि कितने टीचर्स हमने भर्ती किए, कितने स्कूल हमने फंक्शनल किए, कितने स्कूल हमने प्राइवेटाइज किए, बहुत कुछ उन्होंने बताया है। अभी मेरी नज़र में एक चीज सामने आई है कि उनके गांव में सिर्फ एक बच्चा सरकारी स्कूल में सर जो है वो पास हो सका है, बाकी कोई पास ही नहीं हुआ। आपने एजुकेशन का पोर्टफोलियो लिया है, आपका इलाका पसमानद है, वहां पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड है, तो आपने वहां क्या ग्रोथ की? और ये आपका वजीर काम ही साहब ये है। उनके उनके साहबजादे हैं जो फोन पे एक मीटिंग में खड़े होके कह रहे थे कि भाई स्कूल खोल दियो, अपग्रेड कर दियो। तो हो गया अपग्रेड? उन्होंने कहा जी हो गया है, चलें जी आप। अच्छा, मैं बताऊं कि जब आप पॉलिसी पेपर पढ़ते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट का, कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स हो रही है, शबाज शरीफ साहब के दौर में काम शुरू हुआ था। तो इनिशियली ये बड़ा अच्छा एक्शन है कि यार चलो सरकार के पास पैसे नहीं है, प्राइवेट इदारा आएगा उसको डेवलप कर देगा। लेकिन फिर आपने देखना होता है कौन सा प्राइवेट इदारा ले रहा है।
किसको नवाजा जा रहा है, कितना पैसा सरकार सब्सिडी की मद में दे रहा है, वो वहां पे क्या चार्ज कर रहे हैं, इस पे कभी बात नहीं होती। सन 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पब्लिक की है। आप वो जाके पढ़ें, हर शोबे में जो करप्शन निकली आप हैरान हो जाएंगे। 23 से 24 क्या था? 23 से 24 इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम था। इंटरिम गवर्नमेंट ने इतने बड़े लेवल पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की हुई है, कोई सवाल जवाब ही नहीं हो रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। टोटल सियासत क्या है? खान साहब ने जेल में खाना क्या खा लिया, खान साहब अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, फलां बंदा जो पॉलिटिशियन है उसका अफेयर के साथ चल रहा है, हमने जंग के अंदर क्या किया। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एजुकेशन के फुकदान से मर रहा है। उसी वजह से लोग डकी को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। डकी बाय प्रोडक्ट है, पूरा निजाम टूटा हुआ है, उसका बाय प्रोडक्ट डकी है। जिसने निजाम को तोड़ा है उनके बारे में बात ही कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि डकी को देख के हम सबको जो ताकत में है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, डीप मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको सोचना चाहिए कि 70 साल कायदे आजम के विजन के बाद इस कौम ने डकी बनाया है। वो कोई आइलैंड में तो नहीं बना ना, इस माशरे में बना है। और वो बंदा एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, वी हैव फेल्ड एज ए नेशन स्टेट। इस पे सवाल नहीं होगा, डकी को तुम दो, हाँ ला ला ला, बड़ा हमने काम कर लिया। तो क्या बात है यार। मसलन कि कल जब आपकी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा जी डकी पे हमने बात करनी है, तो यकीन तो मुझे दुख हो रहा था, यार इस पे क्या बात करती है बंदा, इस पे क्या बात करेगा। ये कोई गुफ्तगू है? बड़ी अदा बता देंगे मुकदमे में क्या हो रहा है, लेकिन ये ओवरऑल माशरती फेलियर है। डकी के वाल साहब बाय द वे प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। सर एक एक चीज ये मैंने ये सिर्फ मैंने जो फेलिंग है। ऑब्जर्व की, मैंने अब चीज जो ऑब्जर्व की, जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनमें बहुत कम लोग हैं जो कि मैट्रिक या इससे ऊपर गए। तालीम की तरफ तो खैर उनका कोई रुझान था नहीं, मगर वो क्लिक मिल गया। देखने वाले मैं और आप जैसे आम लोग ही हैं, वो देखते हैं तो हम्म। ऐसी बात है, एक एक हौसला बढ़ता है कि इंसान करता है। और देखें, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो उसने करना है, उसने कहना है जाहिर ही बात है। मेरे लिए जायज है ये। उसके लिए देखिए ना, अगर आप यूनिवर्सिटी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको नजर आ रहा है कि मेरी 30-40 हज़ार की नौकरी लगेगी, वो तो मौत है। और आप सोशल मीडिया पे फेमस होते हैं और लाखों रुपए आते हैं, तो भाई आप क्या चुनेंगे? आप वो लाखों रुपए चुनेंगे? सरकार ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ जहां पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जॉब गारंटी हो। सरकार ने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ कि प्राइमरी से बच्चा सेकेंडरी स्कूल में जाए। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो प्राइमरी टू सेकेंड है। तो प्राइमरी से बच्चा सेकेंडरी में नहीं जा रहा, लेकिन वो बच्चा जो कंप्लीट अनपढ़ है, जिस तरह मिस्टर पतलू हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, 12, 13, 14 साल की, जो सेकेंडरी स्कूल नहीं जा पा रही, वो क्या सोचेगी? मिस्टर पतलू बनना है। बस वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, लैंड क्रूजर में घूम रहा है। तो सरकार ने जब मौके नहीं पैदा किए कि आप एक अच्छे तरीके से बाइज्जत रोजगार कमा सके, तो अगर मिस्टर पतलू ने कोई ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ लिया तो आप उसको ब्लेम ना करें। सिस्टम ही ऐसा है। मलिक रियाज साहब ने 30 साल चोरी की है, 30 साल, हर गवर्नमेंट में चोरी की है। 30 साल में उन्होंने लाखों का सिस्टम खड़ा किया जो लोग डिपेंडेंट है उनके ऊपर। और अब आप कहते हैं इसको तोड़ देना है? नहीं सर, 30 साल की हुकूमत को सूली पे चढ़ाएं, 30 साल के ब्यूरोक्रेट्स को सूली पे चढ़ाएं, 30 साल के जजों को सूली पे चढ़ाएं, फिर मलिक रियाज को फारग कर दें, मैं आपके साथ हूं। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई। हम सब एक टूटे हुए निजाम के बाय प्रोडक्ट हैं। अगर हमारी मीडिया इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही, इट इज बिकॉज हम एक ऐसे निजाम में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे न्यूज चैनल सरकारी इश्तेहार पे चलता है। कोई है न्यूज चैनल जो कह सके जनाब हम सरकार को क्रिटिक करेंगे, और कल को सरकार इश्तेहार बन गए तो वो हाथ जोड़ के माफी ना मांगे? एंकर जो टीवी चैनल में बैठा होता है तब वो और बंदा होता है, जब वो जाती वीलॉग करता है तब वो सच बोल देता है। तो हमारा पूरा निजाम जो है वो टूटा हुआ है यार। तो इसमें से डकी निकलेगा, रजब निकलेगा, मिस्टर पत्तू निकलेगा, जन्नत मिर्जा निकलेगी, इसके अंदर से अरस्तू नहीं निकलेगा। निजाम टूटा हुआ है। और फिर तो उन्हें ये बाय ब्लेम ना प्रोडक्ट करें, फिर उन्हें ब्लेम ना करें या उन्हें पकड़कर ये ना दिखाएं कि हाँ आपने कोई रियासत फतह कर लिया, आप सिस्टम को ठीक। कुछ भी नहीं है यार, ये क्या बात है। देखो, हमारा सिटिंग पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था मैं उसको कभी रखूंगा नहीं, लेकिन साथ रख लिया था, वो बैठ के कहता है शादी के मामले पे कि जब दूध बाहर से मिलता है तो बंदा भैंस घर क्यों रखे। वो क्या कह रहा है? जना की बात कर रहा है। तो शेख रशीद एक सियासतदान है, लाखों लोग उसको देखते हैं, वो बात क्या कर रहा और है। ये शेख तो फिर रशीद का भाई, मोस्ट मोस्ट वायरल और लोगों का पसंद किया जाने वाला डायलॉग था। हाँ हाँ, लाल हवेली के बाद रश होता, लोग उसके साथ फोटो खींचते थे, टिकटॉक्स बनाते थे। सर आप देखें ना, आपका कैलिबर ऑफ हीरो देख के पता चलता है कि अवाम इंटेलेक्चुअली कहाँ पे खड़ी हुई है। हमारा जो कैलिबर ऑफ हीरो है, बड़ी माजर के साथ, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता,
हमारे सियासतदानों को देख लें, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लें, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, तो वो सिम्टम्स हैं मुआशरे की बीमारी के, कि मुआशरे को कितना बुखार है। 40 मिलियन फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, कितनी? 40 मिलियन, 4 करोड़। 8 मिलियन डकी के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि हर पांचवी फैमिली में कोई ना कोई सब्सक्राइबर है डकी का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर इतने देखिए, वोट नहीं है लोगों के पार्टियों में जितने उसके सब्सक्राइबर हैं। तो जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है इन लोगों का, इन्होंने उसी तरह अपने आप को डिस्प्ले करना है जिस तरह इनकी एजुकेशन हुई हुई है, सोशलाइजेशन हुई हुई है, और जो ये सरकार का और अवाम का रिश्ता देखते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रजब भट्ट ने 2 लड़कों को कुटा था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, क्योंकि उन्होंने शायद उसकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और फिर रजब भट्ट ने फखरिया बताया था कि बिल्कुल मैंने उनको कुटा है, यानी रजब भट्ट ने इलीगल एक्टिविटी की। उसके बाद उसे फख्र शो किया, पूरे पाकिस्तान ने बैठ के तालियां बजाई कि तू बिल्कुल ठीक कीता है। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? अवाम बचपन से देख रही है कि सरकार जोर जबरदस्ती करती है, लोगों पे जुल्म करती है, उनके हकूक मारती है, और फिर हम उसी सरकार को जाके वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, उनकी तारीफ और इज्जत भी करते हैं, फिर उनसे मेडल भी ले लेते हैं। तो मंकी सी मंकी डू, जो आप देख रहे होते हुए वही आप करेंगे। जिस बंदे के घर के अंदर उसका बाप उसकी माँ को मारता है, वो कल को जाके हायर लाइक्लीहुड रखता है कि वो अपनी बीवी को मारेगा, क्योंकि उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। जब भी हमने डकी पे या किसी सोशल मीडिया से वीडियो बनाई है, तो हमने उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया, हमने उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी बताई है और साथ बताया कि मुआशरे में क्या प्रॉब्लम थी। आपका इंडिविजुअल के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका सिस्टम में खिलाफ होता है, कि हमारे सिस्टम में करप्ट लोग बार बार बन रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल देते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऊपर आने के लिए सियासतदान आपको कॉम्प्रोमाइज करता है। ऊपर वो आएगा ब्यूरोक्रेसी में जो किसी सियासतदान के साथ यस होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करे? सियासतदान। तो अगर सियासतदान जो इकतदार में है वो करप्ट है, तो वो किन बंदों को ऊपर लेके आएगा? जो करप्ट होंगे, जो पैसे लेके काम करेंगे। तो निजाम के अंदर करप्ट लोगों को तैयार किया जा रहा है। वकार अहमद या असद ब्यूरोक्रेसी में घुसते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, काम करना चाहते हैं। सियासत में घुसते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ है, काम करना चाहते हैं। निजाम को करप्ट बनाता है 25 साल के ऊपर, कि हमारा तरीका ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी पोस्टिंग कर देंगे बलूचिस्तान, सियासत में तुम्हें आगे नहीं आने देंगे। फिर इंसान मजबूरी के तहत कॉम्प्रोमाइज करता जाता है, और फिर कॉम्प्रोमाइज करते करते एक दिन आता है जब वो आईने में देखता है, अपने को पहचान नहीं सकता, कि मैं वही बंदा हूं जो कहता था कि जी जमहूरियत ये होनी चाहिए, असूल ये होता है। तो मैंने हमारा सर पूरा देखिए, पूरा जो ये लोग तो निजाम है। करप्शन को हक समझ कर रहे होते हैं कि वो ठीक है। वो उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये एक निजाम है और इसके बगैर तो निजाम चलेगा नहीं। वकार भाई, इंसान जब गलत काम करता है तो उसको, जो उसका जमीर होता है ना, फिर भी ललकारता है कि तू क्या कर रहा है। उस जमीर को मुतमईन करने के लिए वो झूठ घड़ता है, हीले बहाने बनाता है और दुनिया को भी बताता है। लेकिन रात के अंधेरे में उसका जमीर मुतमईन नहीं होता कभी भी। ये जिबिलत है इंसान की। जब शरई तौर पर पूछा जाता है ना गुनाह क्या होता है, तो गुनाह वो चीज होती है कि जो रात के अंधेरे में दिल में खटके कि नहीं ये ठीक नहीं है। हर इंसान को पता होता है यार ये चीज ठीक नहीं है, और वो लेकिन उसके लिए अपने कहानी करता है। नफ्स के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अवाम नास के लिए वो घटता है, ताकि कम से कम वो जब दिन में उठा होता है तो उसको ये ना महसूस हो कि मैं घटिया इंसान हूं। और ये नफसियाती बीमारी है। नफसियाती तौर पे पूरी दुनिया इस वक्त एक मेजर बीमारी का शिकार है, कि सोशल मीडिया पे लोगों की दौलत देख के हम हसद से मरी जा रहे हैं। भाई 1990s अर्ली 2000, मुझे और आपको पता ही नहीं था महंगी गाड़ी क्या होती है, 40 करोड़ का बंगला कैसा लगता है, यूरोप का ट्रिप कैसा होता है। इंस्टाग्राम देख देख के अब हमारे दिमाग भी फट रहे हैं। अच्छा यूरोप में ये भी होता है, अच्छा क्रूजर में ये भी होता है, यार मेरे पास क्रूजर होनी चाहिए अब। दुनिया के अंदर पैसा है 100 रुपये टोटल, किसी के पास 10 है, 20 है, 30 है, और पैसा काम इस तरह करता है कि मेरे पास कम हो आप पास ज्यादा हो तो फिर आप अमीर कहलाते हैं, सबके पास बराबर पैसा तो सब गरीब होते हैं। तो फिर हम उस रेस में घुस जाते हैं पैसे कमाने की। अब जायज तरीके कितने हैं पैसे कमाने के लिए, और कितना आप पैसा कमा लेंगे? फिर एकदम से अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप नाजायज तरीके करते हैं। ये टोटल कहानी ये है। सर कुछ दिन पहले एक खबर फिर आई थी कि एक बच्चे ने अपने बाप के उम्रे के पैसे जो कि उसके भाइयों ने भेजे, वो इसी तरह की किसी ट्रेडिंग ऐप में लगाए और वो हार गया। और फिर उसके ऊपर पर्चा सर हुआ और बाप ने कहा जी ले जाएं अब इसे। मैं कहता हूँ सर कि उसके वाल साहब उम्रे के लिए जा रहे थे, ठीक है। उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि वो एप्लीकेशन बेटिंग की है। वो सोच रहा होगा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जितना बाइनम अपने आप को ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रेजेंट करती है, कॉटेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रेजेंट करती है।
वो इन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखता है, मुआशरे के अंदर पैसा देखता है, सोचता है कि ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। देखें, अनस अली, बकौल अनस अली की वीडियोस के 80 करोड़ रुपया घर लाहौर शहर में बना रहा है। कितना? 80 करोड़ रुपए का। और कहता है मैंने सारा कुछ ट्रेडिंग से कमाया है। तो भाई आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? जाहिर है आप करेंगे यार। वो 25-26 हजार का 80 करोड़ का घर बना रहा है। मैं 33 साल हो गया, गंजा हो गया, मैंने 80 करोड़ जिंदगी में नहीं देखा। तो मैं भी कहूंगा यार, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और सरकार देख रही है ये वीडियोस बनते हुए, कुछ नहीं कर रही। आप मुझे ये बात हैं, अननेसेसरली 80 करोड़ का घर बनाया लाहौर शहर में, एफबीआर ने उसको नोटिस भेजा कि इधर आना, तू पता बता तेरे को 80 करोड़ आया कितों। यहाँ पे कोई सियासतदान प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर गाय चोरी करने का मुकदमा बना के पर्चे काट दिए जाते हैं। तो एक यूट्यूबर बैठ के बता रहा है टीवी पे कि मैंने 80 करोड़ का घर बनाया है, उसके करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, सरकार चुप बैठी हुई है। तो ये सब कोई नॉनसेंस है सर। कभी ये कभार लगता है पाकिस्तान एक एक सर्कस है, और हम एक असली दुनिया में नहीं रह रही, को मेक बिलीव दुनिया है, और हम आंख खोलेंगे तो पता चलेगा अच्छा असल दुनिया में ऐसे नहीं होता। हम गैर संजीदा लोग हैं, गैर संजीदा हमारे हुकूमत चलाने वाले, और बस हम आपस में आंख मचोली खेलते रहते ये लोग सर बदल कैसे जाते हैं? जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां पे हैं। ये सिविलाइज्ड कैसे हो जाते हैं? वहां पर ये सुबह उठ कोई के नहीं काम कर सिविलाइज रहे होते सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये लोग यूरोप जाके भी सिविलाइज नहीं होते, क्योंकि यूरोपियंस भी सिविलाइज नहीं है। ये एक दकियानूसी सोच थी, हमें गलत बताएगी कि वो बड़े सिविलाइज्ड हैं। आप यूरोप के अमीर लोग उठा के देखिए, उनके ट्रेडर उठा के देखिए, वो सब ये हरकतें कर रहे हैं। ये मैं आज कहने ना, पिंड दे शोरे। यूरोप च भी पिंड दे शोरे ने, अमेरिका च भी पिंड दे शोरे ने, हर जगह पिंड दे नहीं नहीं, शोरे ने, हमारे सिर्फ वाले फर्क वहां यह जाकर है मजदूरी करते हैं सर, वहां जाकर मेहनत की दिखाते हैं। हमारा शोरा थोड़ी वहां जाता है। जो हमारी लेबर क्लास मिडिल ईस्ट में जाती है, उनको तो जानवरों की तरह रखा हुआ है। कभी हमारी हुकूमत को यह सदाकत नहीं हुई कि हमारे वर्कर्स के राइट्स मिडिल ईस्ट में इंश्योर करें। कभी भी नहीं हुई। उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास यूरोप जाती है, वो वहां पे जाके उनके सिस्टम के अंदर चोरी के तरीके ढूंढते हैं और लोगों को तरगीब देते हैं, फिर चोरियां और डाके डालते हैं। बार्सिलोना शहर के अंदर सबसे बड़ी क्रिमिनल कम्युनिटीज पाकिस्तानीज की हैं। क्योंकि आपका जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका वहां जा भी रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे नौकरी या पैसे कमाने के जराए नहीं थे उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। वो करोड़ों रुपए कमाना चाहते थे। जब वो वहां जाते हैं, पता चलता है कि वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर वो और तरीके ढूंढते ठीक है। और सर मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, हम चूंकि जिस टॉपिक पर आए थे, हैं। ये ट्रेडिंग एप्स और टिकटॉक, और फिर एक पैरामिड स्कैम्स होते हैं जिसमें वो नेटवर्किंग, और ये क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है? और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और ये तो ऑफिशियली दिखाते हैं फलां जगह से हम रजिस्टर्ड भी हैं, और ये हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। वो हेलीकॉप्टर भी दिखाते हैं, वो आपको प्राइवेट यार्ड्स भी दिखाते हैं, और ये धंधा चलता कैसे है? सो फॉर एग्जांपल, कोई भी जो बाइनमो टाइप एप्लीकेशन है, वो किसी वेस्ट इंडीज वाली साइड के आइलैंड पे रजिस्टर्ड होगी, जो ब्लैक मनी के हेवन्स होते हैं, लाइक सेंट गर्नार्ड, सेंट किट्स एंड नेविस, इस तरह कई ममालिक है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, बताते हैं फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, रजिस्टर होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। फिर ये अपने छोटे छोटे दफातर दुनिया भर में बनाते हैं, और ये टारगेट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जहाँ पे लोग फाइनेंशियली इतने अवेयर नहीं होते। वहां पे ये इन्फ्लुएंसर पकड़ते हैं और उनको बताते हैं कि जनाब ये बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का। उनको फर्जी ग्राफ्स दिखाते हैं लोग, और उसमें पैसे लगाते हैं। उनके खिलाफ जब मुकदमे बनते हैं वहां पे, इन्फ्लुएंसर पकड़े जाते हैं, वो कंपनियां फिर नाम चेंज करके आ जाती हैं मार्केट में। और जो पिरामिड स्कीम होती है इसके अंदर, जिसको फॉर एग्जांपल हम डबल शाह वाला फॉर्मूला भी कहते हैं, कि लोग पैसे देते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है, लाइक बी फॉर यू था पाकिस्तान के अंदर। कहीं और लसानी नेटवर्क था जो चिक फीड वाले थे। कहीं और इस तरह की कंपनी थी, उनकी स्टोरीज भी की हुई हैं। तो बी फॉर यू टाइप कंपनीज जो होती हैं, वो आपको धोखा देती हैं अपनी दौलत दिखा के। आपने अरबों रुपए दिए होते हैं, उसके वो जहाज यार्ड वगैरह लेते हैं, कहते हैं देखें ये सारा पैसा हमने बनाया है। भाई तुम्हारे पैसे ना, मतलब सियासत डॉट पी के मुझे 10 करोड़ दे दे, और मैं लैंड क्रूजर लेके घूमूं, और सियासत डॉट पी को कहूँ कि जनाब देखिए मैं लैंड क्रूजर बना लिया, मुझे 10 करोड़ और दे दे। वो कहेंगे जनाब तू 10 करोड़ हमसे ही लेके लैंड क्रूजर लिया, तो तू कैसे फिर है? तो इट इज जस्ट ए मीडिया ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसी में कन्वेंशनल बिजनेस का आपको आइडिया दे देता हूँ। इस वक्त बी लव टोकन पीएसएल का स्पॉन्सर है। उन्होंने मेजर एक्टर्स एक्ट्रेसेस को शर्ट्स बना के पीएसएल मैचेस से भेजा। पीएसएल के मैचेस में जाके फीते काटे, तो लोगों को क्या तासुर है कि बी लव टोकन कोई बहुत बड़ी कंपनी है। बी लव टोकन एक फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। जिन्होंने बी लव टोकन बेचा था, उसमें लोगों ने अरबों रुपया लूज किया। ठीक है, दुबई में बंदा बेचता है, उमर खान उसका नाम है, वसीम अकरम के साथ आजकल फेर रहा होता है।
फिर उमर खान पीएसएल के दौरान इश्तिहार चलाता है और प्लेटफॉर्म्स के डील ऑफ टोकन एक प्रोडक्ट लॉन्च करिए, आप उसमें पैसे लगाएं। अच्छा, मैं एज कंज्यूमर देते हैं यार, डील ऑफ टोकन वही है जिन्होंने पीएसएल स्पॉन्सर किया हुआ है, बड़ी तगड़ी पार्टी होगी यार, पैसे लगाओ। मैं वहां पैसे लगाता हूँ, हमेशा फ्रॉड होता है। डील ऑफ टोकन ने प्रॉब्ली 50 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दी होगी शायद, मुझे पता ही नहीं कितनी, मैं बात कर रहा हूँ 50 करोड़ की स्पॉन्सर दी होगी पीएसएल को, और 5 अरब रुपया पाकिस्तान की वहां से लूट के ले जाएगा। बाद में पीएसएल कह देगा ओहो ये तो कंपनी फ्रॉडलेंट थी, हमें पता नहीं था, हम अगले साल से पैसे नहीं लेंगे। वो 5 अरब कौन वापस करेगा, पुपी का पुत्र। तो मैंने तो वीडियो में भी अपनी कहा था कि जनाब मोहसिन नकवी को भी अरेस्ट करें, उनके जब वो पीसीबी चेयरमैन में सब कुछ हो रहा है ना। ठीक है, सारे बंदों को उठाएं तो फिर हम कहेंगे बिल्कुल डकी को भी तूने। ये तो बहरहाल, हम थोड़ा सा लास्ट दो चीजें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जी सर। जी मीटिंग सर। लंबी होगी। आपने प्रॉपर्टी के काम का एक्सपीरियंस भी किया सर। प्रॉपर्टी का एक हम्म। बूम था, वो बूम हम्म। खत्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कभी मतलब रियाज की वजह से एतबार टूट गया, कभी क्या हुआ, ये बूम आया कैसे और गया कैसे, इन शॉर्ट आपको अगर इसको सब। ज़्यादा लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडस्ट्री चलती है उसके पीछे ब्लैक मनी मूवमेंट होती है। जो आपके ताकतवर लोग होते हैं, चाहे वो 22 खानदान हो, बड़े कारोबारी हों, या आपकी डीप स्टेट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो ब्लैक मनी फनलिंग करते हैं। रियल एस्टेट 30-35 साल ब्लैक मनी मार्केट फनल था। जिस दिन लोगों ने डिसाइड किया कि ये अब हमने नहीं चलाना, पिछले 3-3.5 साल पहले रियल एस्टेट बंद हो गई। एक्चुअली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सोसाइटियों की पाकिस्तान में, नहीं है रिक्वायरमेंट कि हर जगह ईंट पुट्टो सोसाइटी बना दो। अब उनकी नज़र है क्रिप्टो की तरफ, इसलिए क्रिप्टो काउंसिल बना है, उसमें बिलाल साकिब में मोमिन साकिब के भाई, और वो सारी ये बात कर रहे हैं। बाइनेंस का सीईओ, जो बाय द वे कन्विक्टेड क्रिमिनल है अमेरिका में, इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो पाकिस्तान आता है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि देखो कितना बड़ा आदमी यहाँ पे आ गया, और सब चोर है। चोर तो सब लाके गया, वो बड़ा आदमी आ गया। तो अब मार्केट का फोकस कुछ और है, और आपका ब्लैक मनी उस तरफ मूव करेगा, और फिर वो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी और लोग उसमें पैसे कमाएंगे। इंडस्ट्री में ये 70s और 80s में हुआ था। ठीक है, कि जब सॉरी 80s में जब भुट्टो साहब ने प्राइवेटाइज वो की नेशनलाइजेशन, तो नेशनल। इंडस्ट्रीज मुंह छोड़ के भाग गया जो प्री पार्टीशन लेता था। जब जिया साहब ने प्राइवेटाइजेशन शुरू की तो एक नई पौध इंडस्ट्री में आई, उन्होंने बैंकों को लूटा, बैंक के लोन्स लेके डिफॉल्ट किए, पूरा 90s बैंकों की तबाही से भरा हुआ है। एक वजह है कि आज बैंक पैसे देने से पहले 1 लाख पेज आपसे साइन करवाते हैं, क्योंकि उनको 90s में आपने तुना, और ये नई अमीर क्लास बनी इंडस्ट्रीज के आपके सामने, जिन्होंने बेपनाह करप्शन की। फिर रियल एस्टेट का दौर आया लेट 90s अर्ली 2000s में, वो अब जाए खत्म हुआ है। अभी आपका एक दौर चल रहा है आईटी का, उसमें बहुत ब्लैक मनी जा रहा है। फिनटेक्स, ये जो माइक्रो प्रोसेसेस हैं पेमेंट्स के, लाइक इजी पैसा, जैज, कई और हैं इसके ऊपर, इनका दौर चल रहा है। और चलेगा क्रिप्टो का दौर, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का। तो जहां ब्लैक मनी जाता है वो सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। अगर पाकिस्तान की व्हाइट इकॉनमी 100 रुपए है तो ब्लैक इकॉनमी 200 रुपए। ठीक है, तो वो 200 रुपए की गेम है सारी मेरे भाई, और वो 200, उसको कंट्रोल किया जाए। सर दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो कहते हैं पैसा ले आए। दुबई है वो टैक्स टैक्स नहीं लेता। बहुत से ममालिक हैं जो कहते हैं पैसा ले आए, हम पूछेंगे नहीं कहाँ से आया है। पाकिस्तान में इस तरह की स्कीम्स आई भी हैं थोड़ी बहुत कि लाएं जी फॉरेन रेमिटेंस लाएं और पैसा लाएं, हम आपको आपको नहीं पूछेंगे। ट्रस्ट क्यों हम्म। नहीं बिल्ड हो रहा स्टेट के ऊपर? ऐसा ही एफसी बनी कि उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर एतबार करें और आ जाए, उसके ऊपर भी नहीं हुआ। हम्म। सर, उसकी वजह है कि एक मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लसानी बुनियाद पे झगड़े हों, टीएलपी जैसी जमात एग्जिस्ट करती हो जो प्रमोट कर रही हो विजिलेंटिज्म, तो जब बाहर से पैसा आता है वो थोड़ा डरता है, घबराता है। तो कहीं भी पैसा आने के लिए ना मार्केट कंडीशन स्टेबल होने चाहिए। फिर जो एसआईएफसी है, एसआईएफसी का काम एक्चुअली पैसा लाना नहीं है, एसआईएफसी का काम है पैसा मैनेज करना। पैसा लाना काम है सरकार का, वो पैसा ला नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि सरकार जब बाहर मुआहदे करने जाती है तो जो हुकूमत या फिर जो इंटरनेशनल कंपनी मुआहदा करती है वो पागल नहीं है। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, वो देखेगी ये सरकार 5 साल निकालेगी कि नहीं, इनके मरासम कैसे हैं बाकी सरकार, जब वो कंफ्यूजन देखेंगे कि अच्छा फिर रहने दो। फिर हमने जो बहुत देर अमेरिका के कहने के ऊपर दुनिया भर में दहशतगर्दी की और करवाई, उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन तो बुरी थी। हम बड़ी मुश्किल से निकले थे ग्रे लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो हमारी मार्केट ग्रे लिस्ट से निकले हुए कितना टाइम हुआ, 3-4-5 साल तो हैं। तो एकदम तो पैसा नहीं आता ना, इन्वेस्टर ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, हम जब आईएमएफ की स्कीम लेते हैं ना, और हमारी हर सरकार लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पीटीआई हो चाहे नून हो, पीओ, सब आईएमएफ की आके स्कीम लेते हैं। तो आईएमएफ की स्कीम डिक्टेट करती है कि आप
मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह दुबई करता है, ब्लैक मनी पॉलिसीज नहीं बना सकते कि आप ले आए पैसा हम आपका वाइट कर देंगे, आप एमनेस्टी नहीं दे सकते। इमरान खान साहब ने एमनेस्टी दी, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मार्केट में बूम आया। नवाशी साहब ने एमनेस्टी दी, बूम आया। तो एमनेस्टी दिए बगैर जब आप लोगों को ब्लैक से वाइट नहीं करने देंगे तो आपका लोकल बूम तो नहीं आ सकता। अब कोई इंटरनेशनल कंपनी एड दे दे या एफडीआई दे दे तभी काम चल सकता है। तो भाई ब्लैक मनी ही कहानी है सारी। ठीक है, आखिर में सर सोहेल बड़ाई साहब को क्या कहेंगे? उन्होंने आर्टिकल लिखा, ब्रसल्स में बातें हुई, बहुत बहुत से गवाह वहां पर मौजूद थे जिनके सामने चीफ साहब की तकरीर हुई, और उसके बाद आईएसपीआर ने कहा जी सोहेल बड़ाई झूठा है, अपने फायदे के लिए कॉलम लिख देता है। देखिए सोहेल राय साहब उम्र में बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं बचपन से उनके शोज देखता था, मैं एंजॉय करता था। एक दिन जियो के साथ वो पहला एक्सेस था बड़े लोगों की जिंदगी में। सोहेल वड़ैच साहब क्या करते हैं क्यों करते हैं वो अल्लाह सोहेल वड़ैच साहब जानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऑप्शन मैं नहीं समझता। एक ताश के डब्बे में ना 52 कार्ड्स होते हैं। 2 साल पहले खान साहब के हाथ में 52 कार्ड्स थे, इस वक्त जीरो कार्ड्स हैं। देखें, इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट हो गई है। फील्ड मार्शल आसिम ने का डिनर लंच होता है यूएसए के साथ, आके मामला तो ओके हो गए, चाइना के साथ ओके हो गए। $1.5 बिलियन की डील आपकी साइन होगी सूडान के साथ वेपन्स एक्सपोर्ट की, वहां ओके हो गए। लोकली जितने प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उसमें स्टीम बन नहीं पाती, मामला चल गए, कोर्ट्स उन्होंने कैप्चर कर लिए। तो खान साहब के पास निगोशिएशन टेबल में चीजें बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से सुहेल वड़ैच साहब ने सच बोला है कि खान साहब के पास सॉरी के अलावा कोई ऑप्शन है, सॉरी कर लें बेहतर। आईएसपीआर ने तो कहना है ये झूठ है, ठीक है, ज़ाहिर है आईएसपीआर सियासत में तो इन्वॉल्व नहीं है हमारे। देखिए, कई दफ़ा डीजीएसपीआर ने कहा कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, और मैं उनकी बात मानता हूँ, वो नहीं करते इंटरफेयर। इंटरफेयर करने के लिए ना दो बंदे बराबरी भी होने चाहिए। तो सैयद राय साहब ने सच बोला है। बाकी वैसे बजाते खुद मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत जो है वो इतनी पीछे चली गई कि एक्चुअली शायद मफाहमत के अलावा भी इमरान खान साहब के पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए, उन्होंने ऑपोजिशन का लीडर महमूद खान अचकजई साहब को बनाया, अपनी जमात में से किसी को नहीं बनाया। क्यों? क्या जमात में कोई काबिल बंदा नहीं है? क्या जमात में कोई बंदा नहीं जो मुखलिसी से लीड कर सकता है? आपको अचकजई साहब ही चाहिए थे। तो वी आर इन अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग टफ सिचुएशन। ये जो डेमोक्रेटिकली लीडर लीडर है वो जेल में है, पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही, मुल्क भर के अंदर डीप स्टेट का कंट्रोल है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने सही कहा है। मेरा तो ख्याल है कि जी कर लें मफाहमत, बाहर आ जाएं, बाहर आके फिर ज़्यादा चांस है कुछ करने का। जेल से तो हो नहीं पा रहा, अवाम उस तरह मोबिलाइज हो नहीं पा रही, ना करने दी जा रही है। मसलन आपको पता है पंजाब में कितना क्रैकडाउन हो रहा है। तो बस अगर अवाम मोबिलाइज करना। पीटीआई का जो कारकुन है सर, वो इस चीज से पीछे नहीं हट रहा। वो कह रहा है जो आपका मौकफ है उसी पर रहें, उसे पीछे ना हटें, बेशक आपको जितना मर्जी अरसानता रहना पड़े। नहीं नहीं, मैं खान साहब की बहादुरी पे डाउट नहीं करता, वो शायद 10 साल भी जेल में रह सकते हैं। लेकिन 10 साल वो जब जेल में रहेंगे तो उनकी जो पूरी पार्टी है वो तबाह हो जाएगी। ना उनके जितने पार्टी लीडर्स हैं वो सब फारग हो जाएंगे, और उन लोगों को यही डर है। इमरान खान साहब के पास दो जिम्मेदारियां मैं समझता हूँ, एक अवाम का वोट है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे पार्टी के टिकट लिए, इलेक्शन लड़े और ओहदे संभाले हुए हैं। ये एक गेम ऑफ मैनेजमेंट होती है। अवाम की ये एक्सपेक्टेशन है खान साहब जेल में मर जाएं 10 साल 20 साल 25 साल, तो ये मेरे ख्याल से, मेरी राय में, मुल्क के लिए नुकसानदेह। इमरान खान वाहिद लीडर है जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क को यूनाइट कर सकता है, बीएलए के खिलाफ मुल्क को यूनाइट कर सकता है। मसलन आप एक लम्हे के लिए सोचें कि शबाशी साहब ने तकरीर की इंडिया को हराने के बाद, और वही तकरीर सोचें अगर इमरान खान करता, फर्क था ना सर। इमरान खान साहब की जो तकरीर थी यूएन के अंदर वो कमाल तकरीर थी। बस मैं समझता हूँ खान साहब के सारे बेवकूफाना फैसले एक तरफ, वो तकरीर एक तरफ, मैं पावरफुल तकरीर थी। पूरी मुस्लिम उम्मत हिल गई थी। एक उनकी और एक इब्राहिम रईसी की तकरीर थी, ये कुरान कभी जल नहीं सकता इसके बारे में, दो कमाल तकरीर यूएन की। तो लीडर से ये फर्क तो पड़ता है। देखिए, खान साहब के दौर में भी मिलिट्री पॉलिसी बनाती थी, आज भी मिलिट्री पॉलिसी बनाती है। लेकिन बंदा मुंह मत्था लगता है, बोलता अच्छा है, तो कम से कम अवाम जो है जुड़ी रहती है।